नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आपका अपना YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट आप सभी का स्वागत करता है और आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण हम लगातार पिछले 1 या 1.5 महीने से क्लास दे रहे हैं और उम्मीद है कि आपके सहयोग के कारण ही ये क्लास बहुत दिन तक, लंबे समय तक भविष्य में चलता रहेगा। और आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में आपने विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में और कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ा था और वहां पर चर्चा हुई थी कि ये जो विलयन होते हैं, निलंबन होते हैं या कोलाइडल विलयन होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मिश्रण है, मिक्सचर है। तो अब चूंकि हमारे प्रकृति में जितने पदार्थ हैं, इस चैप्टर पर अगर हम लोग आवे, इस चैप्टर की चर्चा करें तो इस चैप्टर का नाम ही है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आप जहां रहते हैं, जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में हो, कृषि कार्यों में हो, उद्योगों में हो, इस तरह से अन्य कार्यों में हम लोग तरह तरह के पदार्थों का उपयोग करते हैं। और ये सारे पदार्थ जो हमें, बहुत सारे पदार्थ प्रकृति से मिलते हैं, कुछ मानव के द्वारा बनाया भी जाता है। इतने सारे पदार्थों में से आखिर कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है, वैज्ञानिक अवधारणा क्या है शुद्ध और अशुद्ध की, इस पर हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। और आपने पढ़ा था कि वैज्ञानिक अवधारणा, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वह कहता है कि अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के अनुसार उसको शुद्ध माना जाता है। और जितने भी पदार्थ तत्व और यौगिक के रूप में है, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में है, वे सभी पदार्थ शुद्ध होते हैं। लेकिन जो पदार्थ मिश्रण के रूप में है, मिक्सचर के रूप में है, मिला जुला रूप में है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अशुद्ध होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चूंकि हमारे प्रकृति में अधिकांश पदार्थ मिश्रण के रूप में ही है। आप दूध खाते हैं, वह भी एक मिश्रण है। आप मसाले खाते हैं, वह भी मिश्रण है। वायु जो श्वास में ले ग्रहण करते हैं, वह भी मिश्रण है। इस तरह से कई तरह के पदार्थ जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, वे सभी पदार्थ मिश्रण के रूप में रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मिश्रण से उन घटकों को, उन कंपोनेंट्स को, उनके अवयवों को अलग करने की भी आवश्यकता होती है, पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो क्लास है, इसी पर केंद्रित है, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे अपनी बातों को कि आखिर मिश्रण से इन घटकों को कैसे पृथक करेंगे। आपने देखा होगा हमारे घरों में खाने पीने की बहुत सारी खाद्य सामग्रियां बाजार से खरीद कर आती है। चावल हो, दाल हो, आटा हो, चूड़ा हो, ये सब कई तरह के खाद्य पदार्थ, चीनी हो, तो कई तरह के खाद्य पदार्थ जो बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली रहती है। कभी कभी अशुद्धि भी रहती है, कभी कभी बहुत फ्रेश, शुद्ध और ताजा भी खाद्य पदार्थ मिल जाता है। वो अशुद्धियां जो उसमें मिली रहती है, उसको पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग कई घरेलू विधियों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा घर में माँ बहनों को कि चावल में से जो तिनका होता है या कंकड़ पत्थर होता है चावल या दाल में से, उसको हाथ से चुन चुन करके अलग करती है, या फिर हवा में उड़ा करके, या और सब छन्नी से छान करके भी कई अशुद्धियों को दूर करते हैं हम लोग। ये सब छन्नी से छान देना, हवा में उड़ा देना, हाथ से चुन देना, चुन करके अशुद्धियों को अलग करना, ये सब ऐसी विधियां हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ उपयोग किए जाते हैं। और आज हम लोग उसी में कुछ विशेष विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ विशेष टेक्निक्स की बात करेंगे जिनके द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग कर पाते हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हो पाता है। आइए हेडिंग देखिए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो आखिर मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो घटक है, घटक का मतलब जिस जिस पदार्थ से वह मिश्रण बना हुआ है, उसके कंपोनेंट को, उसके घटक को आप कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए लिखा गया है कि अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं होते हैं। मतलब जो भी प्राकृतिक पदार्थ आपको प्राप्त होता है प्रकृति से, उसमें से अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि मिश्रण के रूप में रहते हैं। ये पदार्थ किस रूप में रहते हैं? मिश्रण के रूप में रहते हैं। हमने आज के क्लास के आरंभ में ही ये बात कह दिया कि जो पदार्थ तत्व और यौगिक के रूप में होगा वह तो शुद्ध होगा, लेकिन जो मिश्रण के रूप में रहता है वह शुद्ध नहीं रहता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हाथ से चुनकर,
छन्नी से छानकर बहती हुई वायु में उड़ाकर हमारे यहाँ जब फसलें तैयार होती है तो आपने देखा होगा किसान भाइयों को कि फसल को हवा में उड़ा करके भी उसमें से अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये सब घरेलू विधियां हैं जिसका उपयोग हम लोग मिश्रण में से अशुद्धियों को या घटकों को पृथक करने में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिश्रण है जिनके घटकों को, जिनके अवयवों को आप घरेलू विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत लोगों को याद होगा कि गांव घर में कहीं दूध पेड़ाई करने वाला मशीन आपको मिला होगा। आपने देखा होगा दूध पेड़ाई करके उससे मक्खन कैसे अलग किया जाता है। वो हम लोग खुद से घर में नहीं कर सकते अगर हमारे पास मशीन नहीं हो, हमारे पास यंत्र नहीं हो तो। इसी तरह की कुछ और सब विधियां हैं जहां हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण के घटकों को पृथक करते हैं। तो वही चीज चर्चा किया गया है, कुछ मिश्रणों से घटकों को पृथक करने के लिए कुछ विशेष विधियों, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ विशेष विधियों या तकनीकों, ये तकनीक का मतलब हो गया टेक्निक्स, जो कुछ विशेष तकनीक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। ये सारे टेक्निक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, ये 8 टेक्निक्स हैं, टोटल 8 टेक्निक्स हैं, 8 तकनीकें हैं जिनका उपयोग मिश्रण से उनके घटकों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए होता है। हम लोग बारी बारी से इन सभी का नाम तो जानेंगे ही और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने का भी प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इनके नाम से परिचय लें। वाष्पीकरण पहली टेक्निक जो है, पहला तकनीक जो है मिश्रण से घटकों को या अवयवों को अलग करने का, वो वाष्पीकरण है। इसके अलावा ये जो वाष्पीकरण है, दूसरा फिर अपकेंद्रण है, सेंट्रीफ्यूजिंग, तीसरा घनत्व पृथक्करण, डेंसिटी सेपरेशन, चौथा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, पांचवा क्रोमेटोग्राफी, छठा आसवन डिस्टिलेशन, सातवीं विधि है प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आठवीं विधि है क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन। ये टोटल 8 विधियां, 8 तकनीकें हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए है, 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ने के लिए है, जिस पर यहाँ पूरे विस्तार से चर्चा होगी। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को समझें, सुने, अंत तक देखें, क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसको हम लोगों को विस्तार से इस पर व्याख्या करनी है, इसलिए एक दिन के क्लास में ये संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कहां तक हमारी बात पूरी हो सकती है। वाष्पीकरण पर हम लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग हेडलाइन को देख लेते हैं, इसके नाम का परिचय ले लेते हैं और अगले क्लास में फिर इन सभी टॉपिक्स पर धीरे धीरे बात करेंगे। वाष्पीकरण की चर्चा करते हैं तो आपने पहले भी वाष्पीकरण पढ़ा था, नाम ही है कि वाष्प के रूप में निकलकर उड़ जाना, वाष्प के रूप में बदल जाना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ द्रव पदार्थ होते हैं और उसमें कुछ ठोस पदार्थ अशुद्धियों के रूप में मिला रहता है। तो उस द्रव पदार्थ में जब ठोस पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिला रहता है तो उसको पृथक करने के लिए इस वाष्पीकरण या इवेपोरेशन मेथड का उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कि नमक और पानी का जो हम लोगों ने विलयन तैयार किया था, मिश्रण तैयार किया था, तो उस मिश्रण में से अगर आपको नमक को अलग करना होगा तो आप क्या करेंगे, उस नमक पानी के विलयन को आग पर देकर के गर्म करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उसमें जो पानी है, जो द्रव भाग है, मिश्रण में जो द्रव भाग है, द्रव अवयव है, वह क्या करता है, धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि सारा का सारा नमक जो है वो बर्तन में बच जाता है और जितना भी पानी है उस मिश्रण में वो सब वाष्प बन करके उड़ जाता है। इस तरह से आपको नमक बर्तन में प्राप्त हो जाता है। यही वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, जिस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। अब केंद्रण विधि, अभी बता रहे थे कि दूध में से मक्खन निकालने के लिए हमारे घरों में जो मथनी से उस मक्खन को या वो क्रीम को, छाली को मथा जाता है, वो अपकेंद्रण मेथड है, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड है, जिस पर चर्चा होगी। फिर घनत्व पृथक्करण, आपने देखा होगा कि केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है और पानी होता है, दोनों को खूब मिला करके अगर आप शांत छोड़ देंगे तो चूंकि मिट्टी के तेल और पानी के घनत्व में अंतर होता है, इसलिए वो अपने अपने डेंसिटी या घनत्व के कारण अलग अलग पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही है घनत्व पृथक्करण, जिस पर आगे चर्चा होगी। फिर ऊर्ध्वपातन को आपने तो पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और उसके गैस या वाष्प को जब आप ठंडा करते हैं तो वह पुनः ठोस अवस्था में वापस लौट जाते हैं। इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। आपको नाम याद होगा, कपूर, नेफ्थलीन, नौशादर, ये सब कुछ ऐसे पदार्थ है, एंथ्रासीन, जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ये क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रोमा एक शब्द है जिसका मतलब होता है कलर, रंग। ये रंग को पृथक करने के लिए किया जाता है
और अगर उम्मीद है मौका मिलेगा अगली क्लास में तो कुछ बातों को हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे रंगों को पृथक करते हैं। जो इंक आप प्रयोग करते हैं इस मार्कर में देने के लिए जो हम लोग इंक प्रयोग करते हैं, ये इंक भी कई तरह के रंगों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इसमें से इन रंगों को कैसे पृथक किया जाए, तो वही है क्रोमेटोग्राफी। मतलब कई तरह के जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा ब्लड भी है वो कई तरह के घटकों से मिला होता है, उसमें से भी कुछ पदार्थों को पृथक करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं, जिस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। फिर ये डिस्टिलेशन है, आसवन विधि। आपने देखा होगा कई बार वो मेडिसिन के साथ एक पानी का बोतल आता है, छोटा छोटा सुई के साथ रहता है, वो डिस्टिल वाटर होता है, जिसको आश्वित जल कहते हैं हिंदी में, वो सबसे शुद्ध जल होता है। तो वो आसवन विधि क्या होता है, द्रवों को हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करके उसको वाष्प के रूप में बदल देते हैं, और फिर उस वाष्प को ठंडा करके जो पुनः द्रव प्राप्त होता है, यही वाष्पीकरण आसवन कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। तो उस डिस्टिलेशन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और उसी डिस्टिलेशन में अगर अलग अलग ताप पर अलग अलग द्रव को प्राप्त करते हैं तो वो प्रभाजी आसवन कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इस विधि के द्वारा आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी जैसे जो घटक है उसको पृथक करते हैं, तो वो प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। और एक क्रिस्टलीकरण मेथड है, आपने वो फिटकरी देखा होगा, शेविंग करने के बाद लोग लगाते हैं, या अन्य उपयोग भी है फिटकरी का, वो सब इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्रयोग प्राप्त किया जाता है। ये क्रिस्टलीकरण पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि एक क्लास में, जो हम लोगों का नॉर्मल क्लास अभी हो रहा है, इसमें 2 या 3 मेथड पर ही हम लोग मुश्किल से चर्चा कर पाएंगे, इसलिए 2-3 क्लास आगे लगेगा। तो आप लोग ध्यान से अगले 2-3 क्लास को पढ़ेंगे। आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करेंगे, और आपको उम्मीद इस बात के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आप अपने घर में जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसको खोलेंगे और इन सारे मेथड को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से क्योंकि जो चैप्टर है हमारा वो हमारे आसपास के पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा चीज, सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको पढ़ करके आएंगे। अब अगली क्लास में हम लोग इन सारे मेथड्स को, जो साधारण विधियों के अतिरिक्त कुछ विशेष विधि है, विशेष टेक्निक्स है, इस पर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।